हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। हम लोग थोड़ी देर वेट। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। हाँ। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ग्रेट। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करा था कि हम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस एंड ऑल पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स थे लास्ट क्लास में, उन डाउट्स का पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंचन ने मुझे कुछ डाउट्स भेजे हैं लास्ट क्लास से। एक मिनट ना कंचन, मैं ऐसा करता हूँ कि ओपन कर देता हूँ चैट। आप अब एक बार सबको, एवरीवन को चैट पे ये डाउट्स भेज दो ताकि सबको पता रहेगा कि हम लोग कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एंड मैं बुकलेट में इन क्वेश्चंस को लोकेट करता हूँ। ये कंचन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हैं या फिर लेवल? हाँ, प्रीवियस ईयर। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा लेवल 2 हो गया और लेवल 2 में लेवल 2 में प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो पार्ट है। हाँ, ठीक है।
तो इसमें आपको डाउट्स हैं। इसमें सबसे पहला डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द लोगैरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन दिस विद ई नॉट सेल विल बी, ठीक है। तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप ये हम लोगों को पता है ना। लेट मी टेक दिस अप। ठीक है, अब इसमें आप देखो लॉग के, ये हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, और या फिर चलो मैं इसको पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ऐसे पढ़ा था। तो ई नॉट वॉज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ लॉन के, ठीक है। एंड अगर हम इसमें, क्या ये 298 केल्विन पर बात करी जा रही है? 298 केल्विन पर बात नहीं करी जा रही है, ऐसा दिखा नहीं है, ठीक है। बट क्या कोई टेम्परेचर बताया गया है? कोई टेम्परेचर बताया नहीं गया है, तो फिर हम इसको 298 केल्विन ही मान लेंगे, ठीक है। तो ये 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग के, ठीक है। अब इसमें आप n का वैल्यू देखोगे तो n का वैल्यू क्या रहेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, राइट, तो मुझे अब n का वैल्यू, जैसा मैं इसमें, चलो ठीक है, इसमें एक फ्लॉ मैं बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन में फ्लॉ ये है कि रिएक्शन दे देनी चाहिए थी, ठीक है, कि किस रिएक्शन, कौन सी सेल रिएक्शन के बारे में ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब अगर कुछ दिया नहीं है, ठीक है, वैसे तो दे देना चाहिए था, बट अगर कुछ दिया नहीं है तो फिर मैं सेल रिएक्शन ऐसा ही मानूंगा जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैंसिल आउट हो रहे हो, ठीक है। ये एनोड पर x विल गिव x 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर y प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग y। तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। जो फिर मैं करूंगा वो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दूंगा। तो ऐसा हो जाएगा x प्लस 2y प्लस इज गिविंग x 2 प्लस प्लस 2y। तो n का वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। ये 1.2 दिया हुआ है एंड लॉग के हमको निकालना है, ठीक है। हमसे यही पूछा जा रहा है, हमसे पूछा ही जा रहा है, हमें के नहीं पूछा जा रहा, हमसे लॉग के ही पूछा जा रहा है। तो बस आप अब इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, इसको 0.06 कर दो लगभग, तो ये 40 के आसपास आ जाएगा ना। ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कंचन? हाँ सर। ठीक है, 14th वाला देखते हैं। 14th वाले में ये 14th वाला तो हम लोगों ने क्लास में करा था, राइट। ये 14th वाला आई थिंक ये करा था, इसके जैसा ही कुछ करा था, मुझे जहां तक याद है शायद यही वाला करा था, बट मैं एक बार बता देता हूँ। राइट, इसमें हम लोग कैसे गए थे, हम लोगों को इक्वेशंस लिखना पड़ा था
कि ये देखो, ये Cu2 plus 2 electron is giving Cu, then Cu2 plus electron giving Cu plus, and Cu plus electron is giving Cu, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था, ये थर्ड इक्वेशन था। एंड इनको देख के हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करा था, दैट फर्स्ट इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड, राइट। सेकंड और थर्ड को मैं ऐड कर दूंगा तो पहला इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट वन विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट टू प्लस डेल्टा जी नॉट थ्री। ई के टर्म्स में नहीं लिखते हैं ना। फिर माइनस एन वन एफ ई नॉट वन माइनस एन टू एफ ई नॉट टू माइनस एन थ्री एफ ई नॉट थ्री। ठीक है, एफ तो कट गया। अभी एन वन पहले वाले रिएक्शन में एन कितना है, और ये माइनस साइन भी हटा देते हैं, माइनस साइन भी सबका कट गया। ठीक है, तो अभी पहले वाले रिएक्शन में एन कितना दिख रहा है, 2, और ई नॉट वन कितना दिया हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 0.337, 0.337। ठीक है, दूसरे रिएक्शन का एन रहेगा 1 और उसका ई नॉट दिया हुआ है 0.153। तीसरे रिएक्शन का एन 1 रहेगा और ई नॉट 3 हमको निकालना है, तो इससे आप सॉल्व कर लो, है ना। समझ में आया। हाँ सर। इससे आपका आंसर ये ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। 16th वाला हाँ, 16th वाला अच्छा क्वेश्चन है। 16th वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी नॉलेज लगेगा। ठीक है, वो जो अपन ने केएसपी वाला पढ़ा था, तो इसमें अब आप यहाँ पर नोटिस करना क्या बोला जा रहा है। तो इसको करने के लिए देखो, आपको इतना समझ में आ रहा है कि नर्स्ट इक्वेशन लगेगा, आपको ई नॉट दिया हुआ है और ई पूछा जा रहा है। ठीक है, ई नॉट एंड सम डेटा of pH/concentration is given। ठीक है, एंड ई पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब नर्स इक्वेशन लगेगा। ये स्ट्राइक हो गया। अच्छा, अब नर्स इक्वेशन का तरीका क्या रहता था, नर्स इक्वेशन अप्लाई करने का तरीका हमारा, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते थे। तो Cu2 प्लस Cu के बारे में बोला जा रहा है, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड। ठीक है, N का वैल्यू 2 रहेगा और Q का वैल्यू क्या रहेगा, 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली तो दिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा डेटा और अब आपको दिया है। वो डेटा क्या दिया है, यहाँ पर देखो, KSP ऑफ CuOH होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है ना। तो KSP क्या होता था, कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, KSP आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻19। ये कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है,
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको? देखो pH 14 दिया हुआ है। pH 14 मतलब POH 0 होगा। POH 0 होगा तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1, है ना? ये समझ में आया? pH प्लस POH 14 होता है ना? हाँ सर। तो pH 14 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब H प्लस 10 की पावर माइनस 14 है, और H प्लस इंटू OH माइनस KW होता है, और KW भी 10 की पावर माइनस 14 होता है, तो OH माइनस 1 मोलर आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें एक ऐसा एडिशनल ट्रिक था जिससे आपको समझ में आएगा दैट Q का वैल्यू, ठीक है, ये 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नर्स इक्वेशन में डाल लो। नर्स इक्वेशन क्या कहता है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग क्यू। तो ई नॉट यहाँ पर 0.34 है, माइनस 0.06 बाई 2 करके इसको अप्रोक्सीमेट कर दो। ठीक है, अब 19 इंटू 3 कितना होता है? 19 इंटू 3 57 होता है। ठीक है, 0.57 हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसको 6 से करूँगा तो 0.03 होगा, और हाँ 0.57, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 7 प्लस 6 13, माइनस 0.23 वोल्ट, है ना? क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? हाँ, ये डी ऑप्शन से मैच कर रहा है ना? ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक था। अच्छा, फिर और कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा? 27। ओके, 27। ये भी हम लोगों ने क्लास में देखा था ना, इसके जैसा भी हम लोगों ने क्लास में देखा था कि अगर हम लोग मिक्स करेंगे, मतलब 2-3 रिएक्शन हमारे सामने है, तो उनका अगर हमें देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो वही मैंने आपको बताया था। यानी कि देखो, ये पहला ई नॉट दिया हुआ है, Cu2 प्लस है Cu वाला। ठीक है, तो Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड, इसको पहला इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये Cu2 प्लस से Cu प्लस दिया हुआ है, उसको दूसरा इक्वेशन बोल देते हैं। Cu2 प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Cu प्लस aqueous, और क्या निकालना है वो तीसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 2Cu प्लस aqueous is giving Cu2 plus aqueous plus Cu solid। तो अब इसमें आप देखो कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दूसरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और तीसरे रिएक्शन में ऐड कर दूं, तो पहला रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज देखो, ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। थोड़ा सा मैंने हवा में कैलकुलेशन करके समझा है। ठीक है,
अब इसके आगे का आप कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर n का वैल्यू 2 लेना, यहाँ पर n का वैल्यू 1 लेना, और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि इस केस में n का वैल्यू आप देखना इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो ये भी 1 ही आएगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होते हैं ना, यहाँ पर देखना ना, कॉपर +1 से +2 जा रहा है, एक एटम +1 से +2 जा रहा है, और दूसरा +1 से 0 जा रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दो तो कैसा था, ये दोनों हाफ रिएक्शंस थे। ठीक है, ये दोनों क्योंकि हाफ रिएक्शंस थे, तो इसमें तो जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे वही n का वैल्यू था। ठीक है, फिर 28 वाला। अच्छा, फिर ये ये एक्चुअली हम लोगों ने ये पढ़ा था प्लेटिंग करते वक्त। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त पढ़ा था कि अगर हाँ हम लोग सिल्वर का प्लेटिंग करना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैथोड होगा। ठीक है, यानी कि ये जो कॉपर रहेगा, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा कॉपर वो कैथोड पे रहेगा, एंड एनोड पर सिल्वर लगाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का कोई सॉल्ट होगा। ठीक है, अब कोई सॉल्ट में आपको एक्चुअली मैंने तो AgNO3 का एग्जांपल दे दिया था क्लास में, बट फिर बताया था टेबल में कि हम लोग Ag का ये साइनाइड सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब साइनाइड सॉल्ट यूज करने से क्या फायदा हो जाता है, वो चीज यहाँ पर आपको पता करनी है। तो अ थिन लेयर ऑफ Ag इज फॉर्म्ड ऑन Cu, ये एक रीजन बोला जा रहा है। मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, Ag प्लस आयंस आर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम solution, or less availability of Ag plus ions as Cu cannot displace Ag from AgCN2 माइनस। तो इसका क्या रीजन होगा? मतलब मुझे भी इसमें एक्चुअली गैस ही करना पड़ेगा कि हम लोग साइनाइड वाला सॉल्ट क्यों लेते हैं। हम लोग गोल्ड वाला भी जब करते हैं प्लेटिंग तब भी गोल्ड का साइनाइड सॉल्ट ही लेते हैं। मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ना, ये हम लोगों ने आई थिंक 21 को, हाँ 21 को देखा था ना, ये राइट, ये यहीं पर ही है कि सिल्वर की जब कोटिंग करेंगे तो सिल्वर का साइनाइड सॉल्ट लेंगे, गोल्ड की कोटिंग करेंगे तो गोल्ड का साइनाइड सॉल्ट लेंगे। ठीक है, अब उसके पीछे रीज़न एक्चुअली समझना चाहिए कि क्या रीज़न रहेगा। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही रहता है कि ये साइनाइड सॉल्ट जो है ये काफ़ी स्टेबल रहते हैं। हम्म इसमें डी ऑप्शन ही मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। Less availability of Ag plus ions as copper cannot displace Ag
फ्रॉम AgCN2 माइनस का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पर ऐसा सेटअप देखा हुआ है इसका। ठीक है, तो ये कॉपर और यहाँ पर Ag। ठीक है, और यहाँ पर हम Ag प्लस आयंस रखते हैं। ठीक है, अब अगर ये Ag प्लस आयन काफ़ी ज़्यादा होंगे, फ्री अवेलेबल रहेंगे बहुत सारे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है इजीली, है ना। कॉपर प्लस Ag प्लस कैन अंडरगो अ रिएक्शन गिविंग कॉपर 2 प्लस aqueous प्लस Ag, है ना। पर हमको कैसा है, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए था। हमको ये नहीं चाहिए कि कॉपर का Ag के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। ठीक है, दिस इज नॉट वांटेड। अगर मैं यहाँ पर मान लो AgNO3 डालूंगा, ठीक है, AgNO3 का सोल्यूशन डाल दूंगा, पर अब अगर मैं मान लो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ Ag का फ्री आयंस मान लो मैं ये डाल रहा हूँ सिल्वर साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, AgCN2 होल माइनस आयंस रहेंगे। ठीक है, नॉट फ्री Ag प्लस। तो फिर द अबव रिएक्शन, ठीक है, ये जो अबव रिएक्शन है कि कॉपर खुद ही सिल्वर आयंस को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जो भी यहाँ पर सिल्वर चिपकेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, एक बार चेक करो। 28 में डी होना चाहिए। ट्वेंटी एट में हाँ डी है। हाँ सर, डी है। हाँ, तो यही लग रहा है मुझे भी कि इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कि हमें फ्री Ag प्लस नहीं चाहिए। अगर मैं AgNO3 डाल दूंगा तो AgNO3 से क्या हो जाएगा, फ्री Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकता है कि कॉपर और Ag के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे शुरू हो जाए, बट ये हमको नहीं चाहिए, तो दिस इज नॉट वांटेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब Ag को फ्री Ag प्लस नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है Ag का सिल्वर साइनाइड का उसको यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज पता है ना कि जैसे मान लो ये जो सॉल्ट है KAgCN, है ना, ये जो सॉल्ट है AgCN ट्वाइस एक्चुअली, तो ये किस में ब्रेक होगा, ये K प्लस कटायन में और AgCN2 माइनस अनायन में, ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होता, है ना। इतना ये बेसिक आइडिया अपने को है कि कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म होता है वो फर्दर ब्रेक नहीं होता।
तो यहाँ पर फ्री Ag प्लस आयन नहीं प्रेजेंट होंगे तो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन कौन सा था? 37। 37। ओके, 37 में क्या लिखा हुआ है? विच विल रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो इसमें अब हमें ये चीज पता करना है ना कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही जिंक ऑक्साइड से जिंक बना पाएगा, है ना। जिंक ऑक्साइड में जिंक +2 स्टेट में रहेगा, तो उसको रिड्यूस करके जिंक में लेके आना है ना। तो वो कौन कर पाएगा? जो मेटल जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है कि नहीं? हाँ सर, समझ गए। तो बस अब आपका आंसर इससे आ जाएगा, मैग्नीशियम। वाई? बिकॉज Mg is stronger reducing agent than zinc। ठीक है, गुड। तो आपने मतलब काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं खुद से एंड आपको एक आइडिया लगा कि कैसे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, बाकी लोगों ने भी और बुकलेट में क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आप लोग पूछ सकते हो डाउट्स। सर ये 46। ये 46 वाला, हाँ ठीक है। ये 46 वाले में मैं बता देता हूँ कैच था यहाँ पर। है ना, ये इसमें ठीक है, ये 46 वाले में ये ऑफ O2 यहाँ पर ये कैच है। ठीक है, तो जो पर मोल जो बोला जा रहा है ना, ये पर मोल O2 के हिसाब से बोला जा रहा है ना। तो अगर आप इसको भी फोकस नहीं करना चाहते हो चलो छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। मुझे इतना पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE होता है ना, ये मुझे पता है। अब मुझे डेल्टा G दिया हुआ है, F का वैल्यू मुझे आता है, E मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। N क्या होगा वो इसमें एक्चुअली ट्रिक है। तो आप मुझे बता सकते हो N का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए? सिक्स। नहीं, हम लोग N कैसे निकालते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, एल्यूमिनियम 0 से, ठीक है, एल्यूमिनियम 0 से +3 जा रहा है, ठीक है। पर कितने एटम जा रहे हैं उसके? 2। नहीं ना, 4/3 जा रहे हैं ना। सर। समझ में आया? हाँ। देखो कैसा होता है ना कि हम लोगों को आ, इस केस में जो जो फुल रिएक्शन में जो देखो N होता है ना, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कंचन कि इस चैप्टर में जब भी मैंने N N लिखा है ना N, तो मैंने उसको N फैक्टर नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि ये एक दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के कि अरे N मतलब तो N फैक्टर हो गया ना, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे एक्चुअली पूछूंगा Al2O3 का N फैक्टर क्या होगा,
तो आपका आंसर जो है 6 वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे Al2O3 का एन फैक्टर पूछूंगा तो। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने वही चीज समझाने की कोशिश करी है कि एन का जो वैल्यू है वो एन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, एन का जो वैल्यू है वो हमें रिएक्शन के हिसाब से निकालना पड़ता है। अगर हाफ रिएक्शन है तो जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो एन होगा, और अगर फुल रिएक्शन है तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो एन का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप देखना, एल्यूमिनियम के 4/3 एटम्स हैं और 0 से +3 जा रहे हैं, तो यानी कि ये कितना 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गिवन। ठीक है, चाहिए तो आप ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो। ऑक्सीजन 0 था और -2 पे जा रहा है, और कितने एटम जा रहे हैं उसके, 2 एटम्स आप देखोगे। ठीक है, तो 2 × 2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स टेकन। तो यहां से समझ में आया कि n का वैल्यू 4 होगा। इसमें ये कैच था। और ये चीज ना, ये चीज अच्छा है आपने अभी पूछ ली, समझ ली, क्योंकि मतलब जनरली मैंने ये देखा है। ठीक है, जनरली कई कई जगह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एंड कई टीचर्स भी इस n को ना n फैक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट ट्रूली ये n जो है वो n फैक्टर नहीं होता। ये n होता है कि हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन दिखने हैं वो, और फुल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ठीक है, गुड। और कोई क्वेश्चंस बताओ। और कोई क्वेश्चन आपने ट्राई करो इसमें, PYQ में। गुड गुड, अच्छा है। तो फिर आप लोग बाकी के क्वेश्चंस भी करो। मतलब मैं तो क्या कर रहा था कि जितने क्वेश्चन हो सकते थे क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम लोग डेफिनेटली सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट। तो ठीक है, ये आज के डाउट्स का डिस्कशन था। अब हम लोग थियोरी वाला पार्ट रिज्यूम करें जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडक्टेंस वाला पार्ट बताया था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है कंडक्शन में, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर फोकस करते हुए हमने पता करा था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड उसमें मैंने बताया था आपको, हम कुछ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो नोट करके रखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एंड इसमें मैंने ये एक्सेप्शन हाईलाइट कराया था कि जो सॉल्वेंट के आयंस होते हैं उनका कंडक्शन बहुत फास्ट रहता है। ठीक है, देन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। एंड डाइल्यूशन के लिए बोला था कि मैंने, हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट था बट बाद में करेंगे। फिर मैंने बोला था कि आपको ये टर्म्स हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। राइट, इनके ये फॉर्मूलाज काफ़ी क्रूशल थे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, एंड यूनिट्स भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट्स भी, इनका खास ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनका यूनिट्स का भी हमको खास ध्यान रखना है। ये यूनिट्स जो हैं ये हम लोगों का डेटा, ये जो 1000 जैसे यहाँ पे लगाया था वो तभी लगेगा जब हम सेंटीमीटर्स में बात कर रहे होंगे।
ठीक है, क्योंकि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज अगर आपको ध्यान है, ठीक है, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज, तो मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊं आपको इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कंटिन्यूड। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया ना, वो ऐसे ना, जैसे मैंने वो टेबल बना के दिया ना, वो टेबल बनाकर आप दीवार पे चिपका दो, ताकि बार बार देखते रहोगे तो याद रहेगा। जब मैंने भी पहली बार पढ़े थे तो मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि अरे इतने सारे क्या सेम साउंडिंग टर्म्स हैं, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी होता क्या है ये सब, मतलब इनके बीच का फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक बार दीवार पे चिपकाना सही रहता है, ताकि मैं बार बार रेफर करके उसको याद कर सकूं। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखना। ये देखो, चलो फिफ्थ क्वेश्चन ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके दो। हम्म।
आया आंसर? कैसा रहेगा ये? मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम, ठीक है। एंड सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ओनली, ठीक है। ये आपका कापा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मोलार कंडक्टिविटी, ये आपका लैम्डा एम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ आंसर आया? सी। ओके, देख लेते हैं एक बार। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू kappa into 1000 upon c. So 5.76 into 10 की पावर -3 into 1000 upon, अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ये मोल पर लीटर ही होता है। ये जो डीएम क्यूब होता है लीटर ही होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। नहीं सॉरी, ए से नहीं, एक मिनट, माय बैड। 5.76 इंटू 2, ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर जाके। हाँ, अंजलि का आंसर सही है। समझ में आया कहाँ पर गड़बड़ था? है ना? तो इजी क्वेश्चन है, बट कई बार बस क्या होता है कि टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, बस उतना सा ही कैच है, बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, अगर एक आध क्वेश्चन और मिलता है इसी के ऊपर बेस्ड तो वो करवाता हूँ मैं आपसे। हम्म, ऊपर ऊपर रहेगा। ये, हाँ, ये वाला तो नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं भी। ये भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पार्ट पढ़ाएंगे अभी। ये वाला, द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, ये तो बता सकते हो 13th वाला, क्या यूनिट्स है कंडक्टिविटी के? थर्टींथ वाले का, राइट? हाँ, बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये 15th वाला, चलो ये 15th वाला बता दो। ये 15th वाला भी आसान है, ठीक है।
डी आ गया, फटाफट कैलकुलेशन भी कर लिया। चलो देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये सेल कांस्टेंट होता है। एंड रो जो होता है वो 1 अपॉन कापा होता है, ठीक है। एंड इससे आपका कापा आ जाएगा। सो 250 इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू सेल कांस्टेंट 1.15 दिया हुआ है, ठीक है। अब कापा आ जाएगा आपका 1.15 अपॉन 250। एंड कापा का फॉर्मूला क्या होता है? कापा हो जाएगा लैम्डा ई क्यू, ठीक है, इनटू नॉर्मेलिटी अपॉन 1000, ठीक है, क्योंकि लैम्डा ई क्यू वाज कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 1, तो अब आपको इससे लैम्डा ई क्यू मिल जाएगा। लैम्डा ई क्यू आपका आ जाएगा 1.15 इंटू 4, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, विच विल बी बी ऑप्शन, ठीक है, सही पहचाना, ठीक है। तो गुड, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। जैसे 17th वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फाइनाइट डाइल्यूशन वाला तो मैं बताऊंगा, देखते हैं अगर एक आध कोई और क्वेश्चन मिल रहा हो तो। ये तो खैर फॉर्मूला ही हो गया, कोलरुश लॉ में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, ठीक है, ये सब सेम ही फार्मूला को फिर रीयूज कर करके आंसर करने हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट रिलेशनशिप आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, क्या ये आप बता सकते हो मुझे क्या रहेगा? अभी मैंने आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज बताए। लैम्डा एम क्या होता था? कापा बाय सी, ठीक है। सी वाज बेसिकली मोलारिटी, ठीक है। एंड लैम्डा ई क्यू क्या होता है? कापा बाय नॉर्मेलिटी इंटू 1000, राइट। एंड मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, याद है कि नहीं याद है? व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी is equal to molarity into n factor, right? So n factor क्या रहेगा? और यू कैन से n फैक्टर यूज करके हम इनके बीच का रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा दैट लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन n फैक्टर। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो अगर मुझे अब किसी सॉल्ट का लैम्डा एम दिया हुआ है तो मैं लैम्डा ई क्यू, या लैम्डा ई क्यू दिया हुआ है तो लैम्डा एम निकाल सकता हूँ, ठीक है।
n फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स निकालना आता है ना अपने को, ये अपन ने प्रैक्टिस करा हुआ है। अगर मैं आपसे NaCl का n फैक्टर पूछूंगा तो क्या होगा? 1। 1 Al2SO4 होल थ्राइस का n फैक्टर पूछूंगा तो 6 हाँ एकदम सही, 6, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछूंगा तो 2 ठीक है। तो ये सब अपने ने करा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप हम लैम्डा एम और लैम्डा EQ के बीच में निकालना जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल भी जाता है इनके कन्वर्जन का, तो वो निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बता देता हूँ। इस तरीके से नोटिस करना दैट lambda m and lambda AQ, ठीक है, are also defined for ions as well। ठीक है, सॉल्ट के लिए तो डिफाइन कर ही रहे हैं ऊपर, जैसे हमने देखा था। ठीक है, इंडिविजुअल आयंस के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि lambda m ऑफ Na प्लस या lambda EQ ऑफ से SO4 2 माइनस, इस तरीके से भी डिफाइन करे जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आयंस के। ठीक है, तो उस केस में जो एक स्लाइट चेंज रहेगा यहाँ पर, वो आप ऑब्जर्व करना। वो आप एक फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ पे समझना, दैट रिलेशनशिप जो रहेगा lambda EQ एंड lambda m के बीच में, तो वो रहेगा रिलेशनशिप फॉर आयंस। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलूँगा Na प्लस, तो Na प्लस में तो कैसा हो जाएगा, दोनों lambda EQ एंड lambda m ऑफ Na प्लस बराबर रहेंगे, क्योंकि चार्ज ऑफ आयन +1 ही है ना। बट अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछूंगा फॉर यही चीज़ मैं अगर आपसे पूछूंगा सल्फेट आयन के लिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? lambda EQ विल बी lambda m अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ऑल राइट। तो अब हमें ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, और इनके बीच के फॉर्मूलाज भी हमें अच्छे से यूज़ करने आ गए हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज का लिस्ट था, ये मैंने एक बार वापस आपको रिकैप करा दिया था। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ये फॉर्मूलाज। रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर lambda m और lambda EQ वाले फॉर्मूलाज। फिर अभी हम लोगों ने देख लिया lambda m और lambda EQ के बीच का रिलेशनशिप भी। तो ये सारे टर्म्स एंड फॉर्मूलाज आर नाउ गुड, वी हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व करना, जो पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या रहेगा ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, दोनों चीज़ों पर देखूंगा मैं, कापा पर। ठीक है, कापा इज योर कंडक्टिविटी एंड lambda m, lambda m आपका
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जो इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे रहेगा वही इफेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे भी रहेगा। तो मैं अलग से यहाँ पर लैम्डा EQ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो लैम्डा M पर इफेक्ट रहेगा वो आप चीज लैम्डा EQ के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। कैसा होगा? अपॉन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन। घटेगा। हाँ बोलो। घटेगा। घटेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इतना तो हमको समझ में आता है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो आपका कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्या कोई बता सकता है? एनीवन विद अ रीजन? यहाँ पर हाँ बोलो बोलो। बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब या पर लीटर क्यूब, आप बोल सकते हो, कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको कापा की डेफिनेशन याद है? कापा की डेफिनेशन क्या थी? कापा की डेफिनेशन ये कह रही थी ना कि 1 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वो भी आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, है ना? ये याद है कि नहीं याद है? जो कापा की डेफिनेशन है एक बार उसको पढ़ लो, अगर याद भी नहीं है तो। उसका डेफिनेशन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना कंडक्टेंस होगा। तो अगर आप ऐसा मानोगे कि डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, पहले यहाँ अंदर काफी सारे आयंस थे, है ना? पर अब डाइल्यूशन करने पर क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना, सेम वॉल्यूम के अंदर। तो मेरा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल लो, कम हो जाएगा। ये ठीक है? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब ऑब्जर्व करना दूसरा पार्ट। अपॉन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड लैम्डा M जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब मोलार कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाता है इसके बारे में आप वापस से लैम्डा M के डेफिनेशन पे जाना। ठीक है, लैम्डा M का डेफिनेशन क्या कहता है? लैम्डा M का डेफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही होना चाहिए। ठीक है, तभी मोलार कंडक्टिविटी की बात होगी ना। तो इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही होना चाहिए, और इतना इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोड्स इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके बीच में पूरा सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ये जो
लैम्डा m की डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर अभी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बाद में भी आप डाइल्यूट भी कर दोगे, ठीक है, आपने डाइल्यूट भी कर दिया तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, आपको कंटेनर बड़ा लेना पड़ जाएगा, ठीक है। जो एरिया है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी 1 मोल ही रहेगा। दोनों के दोनों केस में यू हैव 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, मान लो NaCl था, ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे क्योंकि 1 मोल पहले डाला था, 1 मोल अभी भी है, तो नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे। बट अब क्या हो जाएगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। जो सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन था, ठीक है, ये कम हो जाएगा। सल्यूट सल्यूट मतलब जो आयंस थे आपस में एक दूसरे को हिंडर कर रहे थे, ठीक है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस आयंस जो आपस में एक दूसरे को मूवमेंट को हिंड्रेंस कर रहे थे, वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज द रिजल्ट वाई लैम्डा m मोलार कंडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये चीज को डेप्थ में समझना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को जब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताते हैं तो ये चीज तो इंट्यूटिव होती है। ये चीज क्या है, ये चीज सबको स्ट्राइक हो जाती है कि अरे कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, ठीक है। बट मोलार कंडक्टिविटी वाला पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। मोलार कंडक्टिविटी में क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखना ही पड़ेगा। और जो इम्पैक्ट आता है वो आता है सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो आयंस हैं ये फ्रीली मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, इनको दूसरे आयंस अब परेशान नहीं कर रहे हैं, तो इससे कंडक्टिविटी इनकी और इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसा हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली बढ़ जाते हैं। क्यों, बिकॉज अपन ने पढ़ा है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपॉन डाइल्यूशन अल्फा बढ़ जाता है। ये याद है कि नहीं याद है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो डाइल्यूशन के साथ में बढ़ जाता है। जैसे आपने वीक एसिड के लिए करा था अल्फा वाज √K/C, तो अगर C कम होगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ जाएंगे। तो इस ये भी एक्सप्लेन कर देता है आपको कि कैसे लैम्डा m बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से, ठीक है। और सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कैसा होगा, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, बट
वो उस पर अभी डायरेक्टली कमेंट कर पाना मुश्किल है कि वो इंटरेक्शन कम होगा कि बढ़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डाइल्यूशन तो हो रहा है बट नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो नंबर ऑफ आयंस का रहेगा, कि नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली बढ़ने लग गए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी लैम्डा एम बढ़ेगा। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली डिराइव करा गया, थियोरेटिकली भी इसको समझा गया, और एक ग्राफ आया। ठीक है, ये ग्राफ था लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो कैसा हो रहा है, जैसे जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड ये काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन आता है किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरा आता है। ठीक है, इसी को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करके ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, या हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा एम देखूंगा तो उसको कहते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कैसे निकाला ये अपन ने, कैलकुलेटेड वाया एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द लीनियर ग्राफ। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन समझ में आता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या हो गया, कि लाइन को और आगे खींच दिया। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो एक्सपेरिमेंट में को ये डेटा पॉइंट मिला, ये डेटा पॉइंट मिला, ये डेटा पॉइंट मिला। ठीक है, फिर और कम कंसंट्रेशन मैं करते जा रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट के बाद इतना वो कम हो गया कि मेरा डिवाइस ही इतना सेंसिटिव नहीं है कि मैं मेजरमेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट क्योंकि ये लीनियर लीनियर जाया जा रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लीनियर ग्राफ को खींच के यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट क्या होगा वो निकाल लूंगा और बता दूंगा कि वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर what will be the molar conductivity। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में ऐसा स्पेशल क्या चीज़ है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इसके बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर अब कोई सल्यूट सल्यूट का इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, जो भी कंडक्टिविटी आ रही है वो आयंस की वजह से, फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से आ रही है। ठीक है, वो आयंस आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, वो इतने दूर दूर हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं। बस ऐसा हो रहा है कि ये एक ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है जिसके बीच में आयंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे आयंस हैं वो इतने दूर हैं कि वो आपस में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, कहाँ से आया ये चीज, एक्सपेरिमेंटली निकाला। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नोटिस करना थोड़ा सा ग्राफ अलग रहेगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ जो रहेगा लैम्डा एम वर्सेस रूट सी में ड्रॉ करूंगा, और ये ग्राफ ऐसा नॉन लीनियर सा आता है।
ठीक है, यहाँ पर जैसे लीनियर ग्राफ था, यहाँ पर दिस विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग बोल रहे हैं जो, वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर नोटिस करना, हम लोग करेंगे टू डिटरमाइन lambda m infinity of weak electrolyte, we use something called as Kohlrausch law। ठीक है, क्या होता है वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगर मैं इक्वेशन आपसे पूछूंगा, ठीक है, अगर ये वाला जो ग्राफ है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला, इसका अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूंगा तो एक मिनट रुको यार। अगर मैं इस ग्राफ का आपसे इक्वेशन पूछूंगा तो क्या आप लोग मुझे इसका इक्वेशन लिख के बता सकते हो? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? lambda m will be equal to lambda m infinity minus some constant into रूट सी, है ना? ये बेसिकली y एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये आपका x हो गया। इसी तरीके से लिखते हैं ना लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट करना, ये जो a का वैल्यू है, ठीक है, ये जो स्लोप है, ठीक है, दिस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे NaCl KCl इनके लिए A का वैल्यू NaCl KCl, ठीक है, ये जो 1 1 एक कटायन एक अनायन वाले इलेक्ट्रोड हैं, इनके लिए सेम A रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे देखो MgCl2, या फिर NaBr2, नहीं नॉट NaBr2 एक्चुअली, कोई ऐसा एग्जांपल दो, जैसे हो गया PbNO3 होल ट्वाइस, तो ये कैसा हो गया? एक कटायन दो अनायन, इनके लिए भी ए का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा दो MgSO4, ठीक है, MgSO4 एंड से दूसरा कोई दो, ये भी टू टू टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ मैं, टू टू टाइप का इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम ए रहेगा। ठीक है, कटायन और अनायन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ये। कोई एग्जांपल दो MgSO4 के जैसे सॉल्ट का। जैसे ऑक्जिलेट हो गया CaC2O4, कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसमें भी कटायन अनायन का चार्ज टू टू ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए ए का वैल्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसका ये ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए
और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। आपको ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला पार्ट जो है, मैं एक बार जूम आउट करके, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये तो ऊपर ऊपर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला पार्ट। इसमें डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। अभी उससे क्या होगा, कापा कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगा बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आया था। फिर इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग गए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम कैसे बढ़ेगा। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ लीनियर रहेगा, वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ नॉन लीनियर रहता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फिर हम ये लीनियर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके एक टर्म निकाल सकते हैं विच इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, वो ग्राफ से नहीं निकल पाएगा, उसके लिए हमें एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी कॉल्ड एज कोलरूश लॉ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, तो हम लोग अब कोलरूश लॉ देखें। कोलरूश लॉ कैसा रहेगा? ठीक है, तो लेट मी पुट द हेडिंग है नाउ। कोलरूश लॉ, नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना है कोलरूश लॉ क्या कह रहा है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, डिसोसिएशन पूरा हो जाता है। व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके लिए ये वैलिड रहता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा पूरे डिसोसिएट होते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है ना। अब लेकिन जो पार्शियली भी डिसोसिएट होते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी पूरे के पूरे डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation is complete, each ion contributes a definite value to the equivalent, or you can say molar also, molar conductance of the electrolyte. Why? Because no solute interaction। ठीक है, सल्यूट का सल्यूट के साथ में इंटरेक्शन ही नहीं है। जो भी कंडक्टिविटी होनी है
वो क्या होगा, आयन की वजह से आएगी जो कि फ्रीली ट्रैवल करेगा। ठीक है, मतलब मैंने सबको बताया ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। अभी कोई कटायन है तो उससे मतलब कोई दूसरा आयन मतलब बहुत दूर है, उसको कोई दूसरे आयन से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अनायन जो है वो भी फ्रीली मूव कर रहा है, दे आर फार अपार्ट। ठीक है, नो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू का कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, एंड वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है, लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो कटायन होगा, ठीक है, उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, और जो अनायन होगा उसकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा lambda eq infinity. So this will be the lambda of the electrolyte, ठीक है, सॉल्ट जो भी आप बोलना चाहो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये समझ में आया। अगर मैं यही चीज मोलार कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, लैम्डा एम के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो it will be coming from the cation का मोलार कंडक्टिविटी प्लस अनायन का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, बट साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि पर मोल कैलकुलेशन करनी है ना। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, तो NaCl में अगर मैं देखूंगा तो एक कटायन एक अनायन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक मोल अगर मैं NaCl लूंगा तो उसमें एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस लूंगा। MgCl2 लूंगा तो उसमें अगर मैं एक मोल लूंगा तो एक मोल कटायन रहेगा और 2 मोल अनायन रहेगा, है ना। अगर मैं AlCl3 लूंगा तो उसमें एक मोल कटायन रहेगा बट 3 मोल अनायन रहेगा। ठीक है, मान लो मैं Al2SO4 होल थ्राइस ले रहा हूँ, तो एक मोल अगर मैं Al2SO4 होल थ्राइस लूंगा तो उसमें 2 मोल कटायन रहेंगे और 3 मोल अनायन रहेंगे। ठीक है, तो ये अपने को एक थोड़ा सा कैच ध्यान रखना पड़ता है मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप लिखते वक्त। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट में तो एक्चुअली कटायन अनायन को बस एज इट इज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। दिस इज कॉल्ड एज कोलरूश लॉ। अब इस कोलरूश लॉ को यूज करके हम लोग कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकाल पाएंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, इन दो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्या मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है। है ना, दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अरे ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये दो फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड याद हो तो ये ऊपर मैंने जो आपको आज कराया था, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच में रिलेशनशिप, इनको यूज करके मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, दैट लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये किसके लिए था? फॉर सॉल्ट। और अगर कोई आयन है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन मॉड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। है ना, एंड कोलरुश लॉ से हम लोगों ने क्या सीखा अभी यहाँ पर? कोलरुश लॉ से हमने फॉर्मूला सीखा दैट लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू। ठीक है, लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी किसका? लैम्डा ई क्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट is equal to lambda eq infinity of the cation plus lambda eq infinity of anion। और अगर मोलार फॉर्म में लिखना है, लैम्डा मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू lambda m infinity of cation multiplied by the number of cations per unit of the electrolyte into plus lambda m infinity of the anion multiplied by the number of आयंस पर यूनिट। है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने समराइज कर दिए हैं, इनको यूज करके, ठीक है, कुछ चीजें मुझे आप बताओ। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको गिवन कुछ दे रहा हूँ, गिवन है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं। गिवन lambda m infinity of Al3 plus is equal to 300 ohm inverse centimeter square mole inverse lambda eq infinity of barium 2 plus, ठीक है, is equal to 100 ohm inverse centimeter square equivalent inverse lambda eq infinity of SO4 2 minus is equal to 125 ohm inverse centimeter square equivalent inverse
lambda m infinity of Na plus is equal to 150 ohm inverse centimeter square mole inverse. Lambda m infinity of NH4 plus is equal to 200 ohm inverse centimeter square mole inverse. And lambda m infinity chloride ion is say 150 ohm inverse centimeter square मोल इनवर्स. ठीक है, ये डेटा मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस का मैंने डेटा दे दिया. ठीक है, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डिटरमाइन करो. ठीक है, कुछ चीज़ें डिटरमाइन करो. जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ Al3+ क्या होगा. ठीक है, मैं आपको पूछ सकता हूँ लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस क्या होगा. ठीक है, लैम्डा m infinity ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस क्या होगा. ठीक है, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा हूँ, फिर मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा हूँ. लैम्डा m infinity ऑफ से NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या होगा. लैम्डा m infinity ऑफ NaCl डॉट BaCl2 डॉट 2H2O क्या होगा. ठीक है, लैम्डा m infinity ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O क्या होगा. ठीक है, ये सारे डेटा पॉइंट्स मैं पूछ रहा हूँ, ये डेटा पॉइंट्स देकर और इन फॉर्मूलाज को यूज करके. ठीक है, तो ऐसा करो. वैसे तो अपना लेक्चर का टाइम अभी हो रहा है. ठीक है, एक दो अटेम्प्ट करना चाहोगे, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से. मैं ऐसे जूम आउट कर देता हूँ. एटलीस्ट मुझे चलो दो तो बता दो, ये दो तो बता दो, इनके बेसिस पर क्या क्या रहेंगे.
ऑलराइट, कुछ कुछ आंसर दिया आप लोगों ने। हाँ, पहले वाले का कंचन राहुल एकदम सही। ये तो क्या हो जाएगा, अपन ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, विल बी लैम्डा m अपॉन द चार्ज ऑफ आयन विच इज 3, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, यूनिट्स भी देते रहो साथ में। यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, है ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। अंजलि, पहले वाले का यूनिट रहेगा इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा ना। दूसरे वाले में क्या रहेगा, ठीक है, इसका यूनिट मैं, या तो रुको थोड़ा सा, मैं इनको इधर लेफ्ट में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास एक ही जगह जगह रहे। आजकल प्रिंट आउट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे इसका। ना, तो ये हो जाएगा 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और इसके लिए क्या रहेगा, ये आप देखोगे तो इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। कैटायन प्लस अनायन, है ना, इन दोनों का मैं ऐड कर दूंगा, तो ये ऊपर मैंने 100 निकाल लिया था, और सल्फेट का कितना दिया हुआ है 125, तो मेरा आंसर हो जाएगा 225 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है, करेक्ट आंसर्स लाने के लिए। पर मैं बोलूँगा कि एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, यहीं से उठाएंगे। ठीक है, हाँ, कंचन आपने दूसरा सही दिया था, गुड। ठीक है, बाकियों के ऊपर भी वर्क करो। ठीक है, यही फॉर्मूलाज यूज करके, और डबल चेक कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं यहीं से। ठीक है, चलो आज के लिए लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं।